नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑलीपोड के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म में। और यहाँ पे हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेहतरीन से एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ नए क्वेश्चंस को भी लेके, ताकि आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ समझ पाएं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आरएएस में आते हैं और हमें उन्हें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है सही तरीके से, कम समय में, ताकि हमारे जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से जो मार्क्स हैं वो हमारे पूरी तरीके से हो पाए पक्के। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा ऑलीबोर्ड का राजस्थान पटवारी का क्रैश कोर्स, तो जिसे आप ले सकते हैं। 50% की यहाँ पे आपको छूट मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे सक्सेस का। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी तरीके से ये हमारा हाई कोर्ट का आरओ का बैच है और इसमें भी आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड सक्सेस का इस्तेमाल करते हैं तो। और साथ में ये है हमारा यूपीएससी आरओ का बैच। ठीक है, तो इसमें भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे एनरोल कर सकते हैं। तो जल्दी से इन सभी बैचेस में अगर आपको करना है तो जल्दी से अपने आप को एनरोल कर लीजिए। और अगर आप 50% का ऑफ चाहते हैं तो सक्सेस कोड का इस्तेमाल इनमें कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो हम लगातार फोकस करते आ रहे थे। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डायरकी है यानी द्वैध शासन व्यवस्था है, ठीक है, तो द्वैध शासन व्यवस्था को किस एक्ट के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था। एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। चलिए, तो हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। पहली चीज की आंसर जो हो जाएगा सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और यहाँ पे एक बहुत अच्छे से एक डिफरेंस को हमें समझना है कि डायरकी होती क्या है। ठीक है, डायरकी होती क्या है। तो ये जो डायरकी है ये क्या है, इसमें क्या किया गया था, जो सब्जेक्ट्स थे उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक तो रिजर्व्ड और दूसरे ट्रांसफर्ड। ठीक है, रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में इन्हें बदल दिया गया था। तो रिजर्व सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट थे जिनके ऊपर फैसला गवर्नर जनरल अपनी किसकी मदद से लेते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से लेते थे। किसकी मदद से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट थे जिसमें गवर्नर जनरल फैसला लेते थे अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा डिफरेंशिएशन क्यों रखा गया, इसका कारण यह है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर थे वो मैक्सिमम कौन थे, गवर्नर जनरल की पसंद के ही होते थे। तो यहाँ पे इन मामलों पे जो रिजर्व लिस्ट के जो आपके सब्जेक्ट्स थे, जैसे आज के टाइम में यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, वैसे ही तो यहाँ पे इसके ऊपर जो फैसला लेने का जो अधिकार था वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल की मदद, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से लेंगे। तो यहाँ पे तो पहले से ही सरकारी बंदे हैं, मतलब जो सरकार का भला चाहते हैं, तो आम बात है मैक्सिमम सरकार के हित में ही सोचेंगे। ठीक है, तो कंपनी है, सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसी के हित में यहाँ पे सोचा जाएगा। और जो यहाँ पे गवर्नर जनरल जिन फैसलों में लेते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल से सलाह मशवरा और उनकी मदद से लेते थे फैसला, इसमें बहुत मासूम से, मतलब सिंपल से इसमें चीजें डाली गई थी जिससे गवर्नमेंट को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था अपने रूल को लेके इंडिया में। तो इसलिए यहाँ पे डायरकी क्या है, इसे कहते हैं द्वैध शासन व्यवस्था। तो इसे सबसे पहले डायरकी को 1919 में कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, प्रोविंस में, प्रोविंस में डाला गया था। और 1935 में इसे सेंटर में, यहाँ पे केंद्र में डाला गया था। तो प्रोविंस और सेंटर में इसे डाला गया था, ये हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। करेक्ट आंसर यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट ने यहाँ पे इंडियन लेजिस्लेचर को बाय कैमरलिज्म बना दिया था, यानी द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था यानी क्या है, हमारा लोकसभा और राज्यसभा, इस व्यवस्था को जो है किस एक्ट के द्वारा यहाँ पे लाया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1990, 1892, 1909, 1919 और 1935। तो इंडियन लेजिस्लेचर को बाय कैम्पलिज्म किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम इसे देखते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं।
और इसी में यहाँ पे ये प्रोविजन किया गया था कि दो आपके हाउस बन जाएंगे, जैसे अभी जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इसी तरीके से लोअर हाउस और अपर हाउस करके क्या किया गया, लेजिस्लेटिव को बांट दिया गया। ठीक है, तो ये व्यवस्था आई थी बायकैमरलिज्म की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। चलिए, और यहाँ पे हम बात करते हैं, आगे आते हैं एक्ट ऑफ 1909, ये किससे एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो क्वेश्चंस लिए हैं जो इन सभी एक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, उनके ऊपर ये कुछ क्वेश्चन है। तो किस एक्ट ने 1909 एक्ट जो है ये किससे एसोसिएटेड था, ये आपको बताना है। सेपरेट इलेक्टेड से एसोसिएटेड था, डिसेंट्रलाइजेशन से एसोसिएटेड था, डायरकी से एसोसिएटेड था, या लेजिस्लेटिव काउंसिल से एसोसिएटेड था, किससे जुड़ा हुआ था। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा सरन मैम, वो होगा हमारा सेपरेट इलेक्ट्रेट। ठीक है, सेपरेट इलेक्ट्रेट। तो असल में क्या था, हमें मालूम है जब पार्टीशन ऑफ बंगाल की यहाँ पे बात हुई तो यहाँ पे इसके बाद स्टार्ट हुआ स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, और स्वदेशी मूवमेंट में हुआ ब्रिटिश का अच्छा खासा विरोध, और इसको सपोर्ट मिला आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उस टाइम आईएनसी में दो दल थे, एक थे मॉडरेट्स यानी नरम दल, और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल। और यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर हम कहें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो मॉडरेट्स को, अगर वो एक्सट्रीमिस्ट को किसी भी तरीके से मारती पीटती थी तो यहाँ पे या दबाती थी, तो मॉडरेट्स इसे क्या नाम है, दुहाई देके चिल्लाते थे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है। और अगर यहाँ पे नहीं ऐसा कुछ करते थे तो यहाँ पे ये दोनों करते थे कि विक्ट्री विक्ट्री हो रही। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत परेशान थी, तो इसीलिए सरकार ने एक फैसला लिया। फैसला क्या लिया सरकार ने, एक तरीका अपनाया कि क्यों ना इन दोनों में फूट डाल दी जाए। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में पहले से ही थोड़ी सी तनातनी चल रही थी, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट स्वदेशी मूवमेंट को ऑल इंडिया लेवल पे लेके जाना चाहते थे, बट मॉडरेट्स इसे केवल बंगाल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि ये अभी तक ये मान रहे थे कि मास अभी तक प्रिपेयर नहीं है ऐसे किसी रेवोल्यूशन के लिए। एट लास्ट जाके दोनों में यहाँ पे तनातनी बहुत बढ़ जाती है और दोनों जाके आपस में सेपरेट हो जाते हैं, और जिसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सरकार का एक दिखावा मॉडरेट्स को कि हम आपके लिए लेके आएंगे, क्या नाम है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है जिसे। और इस एक्ट के जरिए यहाँ पे हम आपकी बहुत सारी डिमांड्स को मान लेंगे, और यहाँ पे मॉडरेट्स को यही उम्मीद होती है कि इस एक्ट जब आएगा तो हमारी जो डिमांडें हैं वो काफी मान ली जाएंगी। तो इसलिए मॉडरेट्स एक तरीके से एक्सट्रीमिस्ट से अपने आप को अलग करने में ही पता नहीं क्यों अच्छा समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या आया था इसमें, सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया गया 1909 में, किनको दिया गया ये ध्यान रखना है। तो सेपरेट इलेक्ट्रेट किनको दिया गया, मुस्लिम्स को। ठीक है, तो मुस्लिम्स को यहाँ पे अलग निर्वाचन मंडल दिया गया, और इसमें यह था कि मुस्लिम पॉपुलेशन ही, जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है, अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है सीट के लिए तो उसके लिए यहाँ पे वोट कौन देगा, मुस्लिम पॉपुलेशन ही देगी। इसी को कहते हैं सेपरेट इलेक्ट्रेट, या फिर आप इसे कम्युनल इलेक्ट्रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ये किस पे, रिलीजन बेस है, तो इसे कम्युनल इलेक्ट्रेट भी कह सकते हैं। और इसीलिए मिंटो को जो है, मिंटो को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कम्युनल इलेक्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, मिंटे मॉर्ले रिफॉर्म या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहिए, या कैबिनेट मिशन प्लान। तो हमें इसे लिखाना है सही सीक्वेंस में। चलिए, तो अभी हमने जस्ट देखा है, तो छोटी छोटी चीजों को करके फिर आप बड़े क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है डायरकी। ठीक है, सेपरेट इलेक्टेड, तो हमने जस्ट अभी देखा सेपरेट इलेक्टेड किस में आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में आया था, ये तो यहाँ पे चला गया 1909। डायरकी प्रोविंस में आई थी 1919 में, ये हमने देख लिया। ठीक है, फिर बात कर रहा है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है डायरकी जो है आपकी
कहाँ से खत्म कर देना, प्रोविंस से खत्म कर देना। और ये हमने पहले भी देखा है, किससे खत्म कर दी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लास्ट में बचा कैबिनेट मिशन प्लान, उसके अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4 हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हमारा यहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को ध्यान रखना होता है, जो ये एक्ट हैं हमारे सारे के सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ रहा है, आपको बताना है प्लेबिसाइट क्या होता है। प्लेबिसाइट तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, और हमें मालूम है कि प्लेबिसाइट जो है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है। क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल होता है। तो आपको बताना है कि प्लेबिसाइट जो है ये होता क्या है। ठीक है, चलिए पढ़िए और थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, क्या होता है आपका प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखते हैं क्या होते हैं आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वो दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा हो सकता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ये मैक्सिमम कुछ आपको यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलती है, और यहाँ पे सरकार के हर फैसले में लोग साथ में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने प्रतिनिधियों को चुन देते हैं, और ये प्रतिनिधि इनके लिए फैसला लेते हैं, इसलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो ये तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर हम देखें, जिसमें लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो इसके होते हैं चार टूल इंपॉर्टेंट। तो चार टूल हैं जिसका डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इस्तेमाल होता है। पहला है आपका यहाँ पे जिसे हम कहते हैं रेफरेंडम। रेफरेंडम, ठीक है। दूसरा है हमारा प्लेबिसाइट। तीसरा है हमारा रिकॉल, और चौथा हमारा इनिशिएटिव। ठीक है, तो रेफरेंडम का मतलब हिंदी में हम कहते हैं परिप्रेक्षा कह सकते हैं। प्लेबिसाइट को हम कह सकते हैं जनमत संग्रह। रिकॉल को हम कहते हैं प्रत्यावर्तन, और इनिशिएटिव को हम कहते हैं पहल। ठीक है, तो इसका होता क्या है, मतलब देखिए रेफरेंडम में क्या होता है। रेफरेंडम में जो आम पब्लिक है उसको रेफर किया जाता है कोई कानून, और उसके ऊपर वो करते हैं वोट। अगर वहां पे क्या नाम है, वोट हाँ हो गया तो वो बिल पास हो जाएगा, ना हो गया तो वो बिल कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद रिकॉल। रिकॉल क्या होता है, इसमें ऑफिशियल्स जो भी आपके अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हैं उनको उनका टर्म खत्म होने से पहले बुलाया जा सकता है। जैसे क्या हम पीएम और सीएम को हटा सकते हैं, नहीं, बट यहाँ पे हटाया जा सकता है। रिकॉल, वोटिंग हो गई, अगर हो गया पास तो हटा दिया जाएगा। इनिशिएटिव, इनिशिएशन लेना, इसमें पब्लिक खुद से इनिशिएशन लेके किसी भी लॉ को लेके आ सकती है। ठीक है, और वोटिंग करेगी, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो काम खत्म। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह सेम रेफरेंडम जैसा होता है, बस ये आपका बाउंड्री डिस्प्यूट से संबंधित होता है। किससे, जमीनी विवाद से संबंधित होता है, कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट से संबंधित होता है। तो ये होते हैं हमारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल। तो आपको ये ध्यान रखना है। इंडिया में क्यों वायबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और इतनी पॉपुलेशन का बार बार चुनाव कराना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते रहेंगे, बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझते रहेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, और यहाँ पे वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, इसी तरीके से मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।